और इसे मेले और कार्यक्रमों के साथ नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये वही दिन है जब यीशु के बलिदान को याद करने और उनके सम्मान के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। और ईस्टर से पहले वाला जो सप्ताह होता है उसे पवित्र सप्ताह कहते हैं, जैसे भी आपने बताया, और इसे पवित्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे के अगले दिन जो होता है वो शनिवार होता है, जिसे होली सैटरडे भी कहते हैं, या फिर हलेलुया शनिवार या ग्रेट सब्बात के नाम से जानते हैं। और ये दिन गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच वाला दिन होता है। पवित्र शनिवार के दिन से ही लोग ईस्टर मनाने की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। और ये दिन ज्यादातर दफ्तर में, कार्यालय में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है और कुछ स्थानों पर यीशु की याद में परेड भी आयोजित किए जाते हैं। और अब हम कुछ और बातें भी, गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और चंचल जी बताइए, आप जब दफ्तर के लिए निकलती हैं तो क्या किन बातों का ख्याल रखती हैं? भाई सबसे पहली बात तो ख्याल यही रखना होता है कि टिफिन अपना साथ में लेकर जाएं, बाहर की कोई ऊट पटांग चीज ना खाएं, क्योंकि बाहर की चीजों से सबसे पहले हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पेट के जरिए वो इन्फेक्शन फैलता है। और जब हम कोई अनहाइजीनिक चीजें खाते हैं बाहर का, ठीक है कभी कभार हम ऐसी स्थिति में है कि घर से टिफिन नहीं ला पाए हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि दोस्तों के साथ हमें बाहर जाना होता है, तब कभी कभार चलता है। और एक चीज और होता है कि हम हड़बड़ी में अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें रख लेते हैं तैयार बाजार वाली, जैसे कुकीज रख लिया, चिप्स वगैरह रख लिया कि नाश्ते में हम सफर पर निकलेंगे। मुंबई में तो लोकल ट्रेन से लंबी यात्रा की जाती है, तो बहुत सारी सखियां टिफिन में रख लेती हैं इस तरह की मूंगफली, चने। ये तो फायदेमंद चीज है, लेकिन सुबह नाश्ते में आपको एक ठोस नाश्ता करके निकलना चाहिए। सूखे मेवे, फल, सलाद, दही और भुने चने फायदेमंद होते हैं, लेकिन जब आप घर से निकलते हैं, खास तौर से कि अब दिन भर दफ्तर में आपको टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बेहतर होता है कि ठोस नाश्ता करके निकलें। बिल्कुल ममता जी, क्योंकि दिन भर का बहुत बड़ा हिस्सा जो कामकाजी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके काम पर बीतता है, और यहाँ उनकी सेहत का ध्यान भी उन्हें खुद ही रखना है। तो दफ्तर की जो भी आदतें हैं या जो वहाँ की हमारी दिनचर्या है, वो हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को खास तौर से प्रभावित कर देती है। इसीलिए काम की जगह पर छोटे छोटे से बदलाव भी अगर हम ले आते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, तो बहुत बढ़िया हो सकता है हमारी। सिर्फ खाना ही नहीं चंचल जी, खाने के साथ साथ आपके बैठने की मुद्रा क्या होती है वो भी मायने रखती है। काम के दौरान बहुत देर बैठने का काम होता है, दफ्तर के काम में कई लोगों को फील्ड में रहना होता है, लेकिन जो लोग बैठते हैं उनके लिए तो खास चीज है। बिल्कुल। तो जब आप काम कर रहे हो, काम के दौरान स्वस्थ रहने के लिए बैठने की जो पोजीशन होती है उस पर गौर करें कि किस तरह बैठते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने से रीढ़ और मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए हमारी कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो पीठ के निचले हिस्से को सहारा दे। और अच्छी मुद्रा पीठ दर्द, थकान और मांसपेशियों की समस्याओं के जोखिम को कम करती है। अगर कंप्यूटर के सामने किसी को दिन भर रहना पड़ता है तो कंप्यूटर स्क्रीन के आंखों के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल। और लगातार बिल्कुल बैठे ना रहें, जैसे भी आपने कहा, थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। लंबे समय तक बैठे रहने से मोटापा, हृदय रोग या खराब रक्त संचार जैसी समस्याएं भी आपको आगे चलकर हो सकती हैं। इसके लिए हर एक घंटे या आधे घंटे के अंतराल पर थोड़ी सी देर के लिए आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करें, थोड़ा सा हाथ पैरों को ढीला कर लें, या फिर अपनी कुर्सी के आसपास ही जगह ज्यादा ना हो तो वहीं पर थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, क्योंकि थोड़ी सी भी जब हरकत शरीर में होती है तो जो रक्त प्रवाह है ये उसको अच्छा कर देती है और शरीर में ऊर्जा फिर से आ जाती है। जो जकड़न बैठे बैठे हो जाती है ना, वो भी कुछ हद तक कम हो जाती है इससे। और कई बार तो हम इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि हमें ये तक होश नहीं रहता कि हमें पानी भी पीना है। हाँ। और पानी पीना भूल जाते हैं। इससे गर्मियों में खास तौर से अगर दिन भर आपने पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन का डर रहता है, सिर दर्द, थकान और आपके कंसंट्रेशन पर भी इसका असर पड़ता है, एकाग्रता पर भी। इसलिए अपने जहां भी बैठते हैं आप अपने टेबल पे या आसपास पानी की बोतल, पानी का ग्लास जरूर रखें और थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। और कुछ फल हैं जैसे संतरा है, खीरा है या फिर सेब है, एप्पल है, ये सब चीजें भी आप खा सकते हैं। और ऑफिस में बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने से आपकी सेहत पर असर पड़ता है। अब बात पानी की है तो हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई अपने टेबल पर सामने ही पानी की बोतल रखें तो बार बार पानी पीने का याद रहेगा और इस तरह से अंतराल
सवाल के दौरान आपने याद दिला दिया तो हमने पानी पी भी लिया। बिल्कुल। और ये बात भी सही है कि चाय कॉफी बार बार कई बार हमें लगता है ना कि बैठे बैठे थक गए तो वो बहुत पी लेते हैं, उससे बचना है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आप अगर थोड़ा सा बीच में गाना कोई सुन ले, संगीत सुन ले ना, तो भी आप फिर से आप में ऊर्जा आ जाती है और थोड़ी सी साथ मेरे फलक तक चल, साथ चल। फलक तक आपके साथ चलते हैं उनके गाने, चाहे आप सुकून से हों या हों मैं परेशान 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 परेशान। अल्फाज का ऐसा कमाल कि आप बोल उठें माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने हमें सिखाया प्यार के इजहार का, हमें ये कहना भी सिखाया Love you जिंदगी। गाने ऐसे जो आपकी जिंदगी के हम सफर हैं। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। गीतकार कौसर मुनीर, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। आज के मेहमान 23 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनो ना लोगों की टेबल पर फाइलें बेतरतीब पड़ी रहती हैं या और पेपर्स यहाँ वहाँ हाँ, पड़े रहते हैं, फाइल के और बिखरे हुए पन्ने पड़े रहते हैं। बिल्कुल, कलम भी ठीक से नहीं, 3-4 कलम इधर उधर बिखरी रखी रहती है और भी तमाम चीजें, यहाँ तक कि सजावट की कुछ चीजें हैं, कुछ पौधे हैं, वो भी बेतरतीब से रखे रहते हैं। कितना खराब लगता है आपके कमरे में कोई आए और आपका टेबल बिखरा हुआ हो। तो घर की तरह ही दफ्तर को भी संवार लेना चाहिए। और ममता जी, ना चाहते हुए कई बार काम का तनाव बहुत हो जाता है, तो इसे भी मैनेज करना जरूरी है। इसके लिए माइंडफुलनेस या छोटा सा एक ध्यान का अभ्यास करने के लिए भी आप ऑफिस में बैठे बैठे ही एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं और इससे दिमाग शांत हो जाएगा और जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस करने के लिए आपको ज़्यादा बेहतर मदद मिलेगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सांसों पे अपना ध्यान लगाइए। ये बहुत आसान विधि होती है जिसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी आपको करनी नहीं है और यहाँ वहाँ ध्यान भी नहीं भटकेगा। जब आप ध्यान लगा साथ मेरे फलक तक चल, साथ चल। फलक तक आपके साथ चलते हैं उनके गाने, चाहे आप सुकून से हों या हों मैं परेशान 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 परेशान। अल्फाज का ऐसा कमाल कि आप बोल उठें माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने हमें सिखाया प्यार के इजहार का, हमें ये कहना भी सिखाया Love you जिंदगी। गाने ऐसे जो आपकी जिंदगी के हम सफर हैं। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। गीतकार कौसर मुनीर, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। आज के मेहमान 23 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनो ना संग मर की ये मिन। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और इस कार्यक्रम में ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा। एक युवा गीतकार जिनकी रही है बहुत दिलचस्प यात्रा। एक साथ दोनों गाना लिखा। जब आ रहा था ऑटो में तो चीजें आ रही, रंगरेज भी उसी दिन लिखा। युवा गीतकारों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। उनके गाने लोकप्रियता की पायदान चढ़ते रहे हैं। गीतकार राजशेखर से एक मुलाकात। तुमसे मिला हूँ। बॉम्बे टॉकीज 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। साथी मेरे।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और अब हम बात करेंगे कुमुदिनी लखिया के बारे में, जो है एक कथक नृत्यांगना। और कथक नृत्य की ये उन विभूतियों में से एक हैं जो अपने अद्वितीय नृत्य, तकनीक, विशेषज्ञता, कलात्मकता के लिए जानी जाती हैं। नृत्य की बारीकियां सीखने, उनकी खोज करने, सिखाने, कथक के रचनात्मक और सृजन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ममता जी समर्पित कर दिया। बिल्कुल। आज सखी विशेष की बातें हम करते हैं। सखी विशेष के अंतर्गत ऐसी हस्ती की हम चर्चा करते हैं जिनके बारे में जानकर सखियों को, सखाओं को प्रेरणा मिले। तो कुमुदिनी लखिया ऐसी ही एक प्रेरक व्यक्तित्व की धनी रही है। भारत की एक प्रतिष्ठित नृत्यांगना और कथक को नई दिशा देने वाली गुरु भी कहलाती हैं वो कुमुदिनी लखिया। कथक और भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के प्रति उनका जुनून उनके शानदार कार्यों में झलकता था। उन्होंने कथक को मंच पर एक नया स्वरूप, सोच और सौंदर्य दिया था। वो अपनी अलग शैली के लिए भी जानी जाती थी। वो एक प्रशिक्षण पद्धति, उनकी जो प्रशिक्षण पद्धति थी वो बहुत अनूठी थी। और वो चाहती थी कि हम कला के साथ व्यक्तिगत समीकरण को भी विकसित करें, और बहुत समय से आगे की सोच वो रखा करती थी। और अपने इसी दृष्टिकोण से जो नृत्य जगत था उसमें काफी उन्होंने नाम भी कमाया और हलचल भी पैदा की। अब ये बता दें उनकी तालीम के बारे में और वो कहाँ जन्मी। 17 मई 1930 को कुमुदिनी लखिया का जन्म अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। कुमुदिनी लखिया मुंबई में संगीत के पारखी परिवार में पली बढ़ी और उन्होंने शुरुआत में जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद जी से तालीम ली संगीत की। इसके बाद दिल्ली और लाहौर में प्रसाद जी के ही भतीजे राधे लाल मिश्रा से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने लखनऊ घराने के प्रसिद्ध पंडित शंभू महाराज से शिक्षा ली और पंडित बिरजू महाराज के साथ भी उन्होंने काम किया। उनके पिता के मित्र, नृत्य की दुनिया में बहुत बड़ी हस्ती राम गोपाल से उन्होंने कुमुदिनी को मिलवाया। और उस समय राम गोपाल जी अपने यूरोप दौरे के लिए एक डांसर की तलाश भी कर रहे थे। तो कुमुदिनी लखिया को अपने साथ चलने के लिए उन्होंने कहा, और ये तब की बात है जब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की ही थी। और उनके गुरुओं ने उन्हें कला के मूल सिद्धांत की शिक्षा भी दी थी। कथा कहे सो कथक, मतलब जो कहानी कहता है वो कथक नर्तक है। लेकिन उस समय कथा और कथक के बारे में कुमुदिनी लखिया ने नए अर्थ खोजने की कोशिश की। ये आज से तकरीबन 60 बरस पहले की बात है, जब उस्तादों के हुक्म की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल। एक कुशल नर्तकी के रूप में एक प्रतिष्ठित स्थान और पहचान बनाने के बाद उन्होंने 1964 में अहमदाबाद में अपना डांस और म्यूजिक सेंटर खोला और इसकी स्थापना की, जो कि एक बहुत अच्छा नृत्य प्रशिक्षण संस्थान है, जाना जाता है। इसकी शुरुआत बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने की थी और पारंपरिक नृत्य को बढ़ावा देने, इसको विकसित करने के लिए उनकी संस्था ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये संस्था न सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र बल्कि आगे चलकर कथक के जो प्रयोग करते थे उनको देने वाला मंच भी बन गई। और उन्होंने कथक को पारंपरिक बंदिशों से निकालकर सामाजिक, समकालीन और सौंदर्यपरिक संदर्भ जो थे उनसे जोड़ दिया। कुमुदिनी लखिया के सौम्य, विनम्र और हंसमुख व्यक्तित्व को देखकर कोई ये जान नहीं सकता था कि ये एक ऐसी महिला है जिनके पास अपार शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और इतनी प्रतिभा की वे धनी है। और उन्होंने शांत तरीके से कथक की दुनिया में बड़ी व्यवस्था के साथ अपनी लड़ाई भी लड़ी और कदम्ब में ही उन्होंने अपनी ऊर्जा और दृष्टि को कथक नृत्य की तकनीक, शब्दावली और नृत्य प्रदर्शन के विकास पर भी केंद्रित किया, ध्यान फोकस किया। और 1973 में कुमुदिनी लखिया ने कोरियोग्राफी की दुनिया में भी कदम रखा। उनके नृत्य नाटकों और प्रस्तुतियों में कथक का परंपरागत स्वरूप तो था ही, साथ ही उसमें आधुनिक रंग और अभिव्यक्ति भी होती थी। उन्होंने समूह नृत्य को भी कथक में खास पहचान दी, बढ़ावा दिया। बिल्कुल, क्योंकि पहले एकल नृत्य के तौर पर ये जाना जाता था और जब उन्होंने समूह नृत्य के तौर पर इसकी पहचान बनाई तो ये शास्त्रीय नृत्य जनमानस तक बहुत अधिक जुड़ सका। और उनकी कोरियोग्राफियां न केवल मंच पे सराही गईं बल्कि अकादमिक और कला जगत में भी चर्चा का विषय बनी। और जीवन के लगभग 70 साल से ज्यादा उन्होंने अपने नृत्य के ही नाम कर दिए। और इस कथक नृत्य
में अपना करियर बनाने वाली ये जो हस्ती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कथक का पर्याय बन गई। 70 सालों के करियर में उन्होंने कथा में डूबे ऐसे ऐसे विषय बनाए जो वर्तमान से बातें करते थे। उनके नृत्य संस्थान ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दौरा किया, अलग अलग कार्यक्रम किए और आलोचकों से प्रशंसा भी पाई और पारखी लोगों से उन्हें सराहना भी मिली। कुमुदिनी लखिया ने कथक को एकल कला रूप से हटाकर सामूहिक प्रस्तुति में बदल दिया था। देश विदेश में बहुत सारे कार्यक्रमों के जरिए एक सशक्त पहचान भी उन्होंने बनाई। और कुमुदिनी लाखिया भारत, अमेरिका और यूरोप के देशों के कई विश्वविद्यालयों में नृत्य में रचनात्मकता और प्रदर्शन पर व्याख्यान भी देती है और उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की कार्यकारी बोर्ड की सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया। गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष रही। कला क्षेत्र फाउंडेशन के साथ उन्होंने काम किया। चेन्नई की कार्यकारी समिति की सदस्य भी रही। कुमुदिनी लाखिया अहमदाबाद के कदम्ब सेंटर फॉर डांस एंड म्यूजिक की कलात्मक निदेशक भी थी और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 1987 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया और इसी बरस उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। 2008 में कुमुदिनी लाखिया को पंडित अच्छन महाराज काल ज्योति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने अर्जित किए, सम्मान अर्जित किए, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गुरु अच्छन महाराज पुरस्कार, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, गुजरात सरकार से गौरव पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार से कालिदास सम्मान, टैगोर रत्न, औरंगाबाद देव शारंग पुरस्कार, लखनऊ से भातखंडे पुरस्कार, अहमदाबाद शहर से नगर भूषण और मुंबई से भारत मुनि पुरस्कार, मुरारी बापू से इन्हें हनुमंत पुरस्कार मिला, महागामी गुरुकुल ये पुरस्कार मिला, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र और भारतीय नृत्य की दुनिया में उनके अद्वितीय योगदान के लिए बहुत सारे सांस्कृतिक संस्थानों ने भी उनको सम्मानित किया है। और ये तमाम पुरस्कार और सम्मान जो उनको दिए गए, तो जो जीवन भर का उनका योगदान था नृत्य के लिए और उनकी जो पहचान थी उसी के लिए थे। केवल सम्मान और पुरस्कारों में नहीं बल्कि उनके जो शिष्य हैं उनकी रचनाओं में भी उनका जो कथक प्रेम है वो नजर आता है। 95 वर्ष की उम्र में 12 अप्रैल 2025 को कुमुदिनी लाखिया इस संसार को अलविदा कह गई। कुमुदिनी लाखिया अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जिसने कथक को एक नया रूप दिया। उनकी शिष्या और कथक विशेषज्ञ अदिति मंगलदास ने उन्हें नृत्य की दिग्गज कलाकार कहा है। अब उनके बारे में अगर हम बहुत सारी बातें हैं जो कहना चाहते हैं, लेकिन बस यही कहेंगे कि उनसे हम जो प्रेरणा पा सकें तो कितनी अच्छी बात होगी। अब कि जब कभी हम किसी उत्सव में, समारोह में, शादी विवाह के समारोह में जाते हैं तो सबसे अच्छा हमें क्या लगता है? साड़ी पहनना। और महिलाओं की प्रिय पोशाक होती है। वैसे तो पारंपरिक पोशाक में हमारे पुरुष श्रोता भी जाया करते हैं, लेकिन साड़ियों की बात अलग होती है। जब महिलाएं साड़ी पहन के जाती हैं, तमाम ड्रेस को छोड़ते हैं, साड़ी पहन के जाती हैं, तो उसकी खूबसूरती अलग ही होती है, अंदाज अलग होता है। शादियों की बात की जाए तो रीति रिवाज, पारंपरिक खाना, ये तो बात दूर की रह जाती है। पहली बात वही साड़ी की आती है और पारंपरिक पहनावे में सबसे पहले हम साड़ी को ही देखते हैं। और शादी में किसी भी लड़की के लिए, उसके जीवन के लिए ये बड़ा खास मौका होता है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज की शादी के मौकों को ये जो चीजें होती है ना, ये और खास बना देती हैं रीति रिवाजों को, जो हमारे पहनावे होते हैं। और हर जगह का कल्चर अपनी जगह होता है, वहाँ के अपने नियम होते हैं, खास महत्व भी होते हैं। लेकिन आज गुजरात के कल्चर की जो साड़ी है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर शादी में कोई से पहने और खासतौर पर दुल्हन ने अगर इसे पहना है तो जो उसकी सुंदरता है इसमें और निखार आ जाता है। तो बात करते हैं घर चोला साड़ी की हम। और घर चोला साड़ी की क्या विशेषता है और किन हमारी सखियों ने पहना है किन मौकों पर, अपनी बात विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकती हैं और कहाँ से खरीदी है वो साड़ी ये भी बता सकती हैं। घर चोला साड़ियाँ गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें अक्सर दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घर चोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व भी करता है और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। तो वहीं इस साड़ी की खूबसूरती को, जो इसका जो मतलब है, साड़ी तो खूबसूरत है, इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घर चोला ये दो गुजराती शब्दों से मिलकर बना है। घर का मतलब है घर और चोला का मतलब है पोशाक, जो दुल्हन अपने पैतृक घर से वैवाहिक घर में जाने को दर्शाता है।
है, और घर जाने का मतलब है दुल्हन का नया घर और नया चोला, जिसे पहनकर वो उस घर में प्रवेश करती है। और यही बातें हमारे श्रोता भी हमें लिखकर बता रहे हैं। वैसे तो घर चोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। ये कॉटन या सिल्क से बनाया जाता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घर चोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होती है, जो अक्सर मोर, कमल या फूल पत्तियों जैसे शुभ चिन्हों से भरा होता है। और क्योंकि घर चोला एक पारंपरिक विवाह वाली साड़ी है, इसमें जो वर्गों की संख्या होती है, हम कहते हैं ना चेकर्ड जो डिजाइन बनाया जाता है, तो जो वर्ग होते हैं उनकी संख्या अनुष्ठानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो इन वर्गों की संख्या 9, 12 या 52 के गुणक पर होती है। और ये पहले के जमाने में कपास की बनी होती थी, लेकिन अब रेशम का भी उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है इन साड़ियों को बनाने के लिए। हालांकि घर चोला साड़ी में बांधनी साड़ियों जैसा कुछ कुछ मिश्रण होता है, जिसमें घर चोला के जरी पैटर्न के भीतर टाई डाई को भी शामिल किया जाता है। इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। इन्होंने लिखा है कि बांधनी साड़ियों में टाई डाई पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे साड़ी में बिंदीदार पैटर्न बनते हैं। दूसरी ओर घरचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है, जो अक्सर मोर या और भी शुभ चिन्ह बनते हैं। घरचोला बांधनी साड़ियां दोनों तकनीक को जोड़ती हैं, जिसमें घरचोला के सिग्नेचर जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर जटिल बांधनी टाई डाई को शामिल किया गया है। जैसे कि हमारी रानी गुलाबी घरचोला बांधनी साड़ी अपने जीवंत बंधनी काम एक पारंपरिक घरचोला चेकर्ड बॉडी और कमल रूपांकनों से सजे होते हैं। जरी पल्लू के साथ इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और इन साड़ियों को बनाने की शुरुआत हुई थी गुजरात के खंभात जिले में, और तब से लेकर आज तक ये शादियों का, गुजरात की खासतौर पर शादियों का बड़ा अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे पहचान जो होती है, सबसे बड़ी पहचान वो होती है इसका ग्रिड पैटर्न। और ये साड़ियाँ पारंपरिक रूप से विवाह जैसे शुभ अवसरों पर बहुत ज़्यादातर पहनी जाती हैं। गुजरात में तो ये बहुत ही चलन में होती हैं, खासतौर पे जामनगर, राजकोट इलाकों में तो बहुत ज्यादा चलन है इनका। चंचल जी, हमारे एक श्रोता ने घरचोला साड़ी की विशेषताएं लिख भेजी हैं। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि बुनाई, घरचोला साड़ी की बुनाई बहुत ही अनोखी और विशिष्ट होती है। इसमें जटिल डिजाइन और पैटर्न होते हैं, और घरचोला साड़ी के डिजाइन में अक्सर पारंपरिक बंगाली कला और संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें फूल पत्तियां होती हैं, और घरचोला साड़ी में अक्सर चमकीले और आकर्षक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाल, नीला, हरा, पीला वगैरह वगैरह। और घरचोला साड़ी आमतौर पर सूती या सिल्क के धागे से बनाई जाती है, जो इसे आरामदायक और पहनने में आसान बनाती है। और इसकी सांस्कृतिक महत्व भी है। पारंपरिक कला, महिलाओं में सुंदरता बढ़ती है इस साड़ी को पहनकर, और भी बहुत सारी बातें। एक और बड़ी खास बात है ममता जी, कि सास की तरफ से बहू को आशीर्वाद के रूप में घरचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पान्नेतर साड़ी के ऊपर घरचोला साड़ी पहनती है, और घरचोला को इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे। अब हम ख्याल रखें कि एक गाना सुनवा दें। तो आज हम बात कर रहे हैं विश्व धरोहर दिवस के बारे में ममता जी। और किसी भी देश के लिए उसकी धरोहर या विरासत वो होती है जो वहाँ के अतीत और गौरव की गाथा को बयां करती हो। और बहुत सारे प्राचीन समय के ऐसे स्मारक और स्थल हैं जो अपने उस स्थान की अतीत की कहानी को अपने आप में समेटे हुए होते हैं। बिल्कुल सही है। और जब हम इन विरासत की बात करते हैं, इन धरोहर की बात करते हैं, तो मन वही अटक जाता है, और बार बार वहां जाकर देखने का जी करता है, क्योंकि वहां हम बहुत सारी वहां से जानकारियां बटोर कर ले आते हैं। पहली बार 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व की सभी प्रसिद्ध इमारतों और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित किया गया। बाद में जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की स्थापना हुई, तो 18 अप्रैल 1978 में विश्व स्मारक दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तब सिर्फ 12 स्थलों को ही विश्व स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन अब सूची बहुत लंबी हो गई है। और इसके 4 साल बाद 18 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ने सबसे पहले विश्व धरोहर दिवस मनाया। इसके एक साल के बाद 1983 में
नवंबर महीने में यूनेस्को ने स्मारक दिवस को विश्व धरोहर के तौर पर मनाने की मंजूरी दे दी और उसके बाद हर साल 18 अप्रैल के दिन हम इसको दिन को मनाते हैं। और जब यूनेस्को किसी भी स्मारक या स्थल को धरोहर घोषित करता है तो उसके बाद उस जगह का नाम विश्व में बहुत मशहूर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी पर्यटक वहां आने जाने लगते हैं और इसका सीधा सीधा फायदा उस देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। बिल्कुल सही कह रही। और जो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और ध्यान नहीं जाता है, तो कुछ जगह के नाम भी हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सैर करके, जहां देखकर हम उत्सुकता भी होती है और ऐसा लगता है कि हम वहां जाएं। जैसे अजंता की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है, जब कभी मौका लगे तो ज़रूर देखना चाहिए। और एलोरा की गुफाएं वो भी महाराष्ट्र में है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, ताजमहल उत्तर प्रदेश, सूर्य मंदिर कोणार्क इसका नाम सुना ही होगा उड़ीसा में, और महाबलीपुरम तमिलनाडु, और कांजीरंगा उद्यान असम में। इस ओर भी हमारी उत्सुकता रहती है कि क्या होगा वहां पर। और मुझे ध्यान आता है मुंबई का रेलवे स्टेशन, हालांकि रेलवे स्टेशन जैसी जगह को भी रखा गया है क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसकी जो खासियत है। और सबसे बड़ी बात यह है ममता जी कि मंगलवार का जो दिन है, इसमें जो हमने सेगमेंट शुरू किया है, इन्हीं धरोहरों के बारे में, जो भारतीय विरासत स्थल हैं, इनके बारे में विस्तार से हम जानकारी देते हैं। तो मंगलवार का प्रोग्राम जरूर सुनिएगा सखी सहेली का। बिल्कुल सही बात है। और कुछ जगह हैं जो जिन्हें हम जानना चाहते हैं। गोवा जो हमारे मतलब मुंबई से बहुत नज़दीक है, वहाँ का चर्च कॉन्वेंट, और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, हम्पी स्मारक कर्नाटक में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, और पत्तदकल स्मारक कर्नाटक में है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, चोल मंदिर तमिलनाडु में है। तो ऐसी पूरी सीरीज है, पूरी लिस्ट है जिसकी जानकारी आप पा सकते हैं और इन धरोहर के बारे में जान सकते हैं, वहां जाकर देख सकते हैं। और हर साल जब हम धरोहर दिवस मनाते हैं तो इसकी एक खास थीम होती है। इस साल धरोहर दिवस की थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। ICOMOS यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसकी 60 वर्षों की कार्यवाही से तैयारी और सीख। तो अब क्या करें। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।